बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाहज़ैब और आज की इस वीडियो में हम रिलेशंस पढ़ेंगे। तो फिर हम ये देखेंगे कि रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेशंस पढ़ने के लिए हमें ये कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, फिर हम उसके रिलेशंस बनाएंगे, डोमेन, रेंज वगैरह, और ये चीज़ें हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ये पूरे रिलेशन के टॉपिक में बार बार यूज़ होता रहेगा। तो पेयर का मतलब होता है टू। आपको पता है शूज़ का पेयर होता है, उसमें दो शूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो पेयर का मतलब हुआ टू। ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो पॉइंट्स का एक पेयर होता है। तो पहला पॉइंट जो सा होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला जो पॉइंट होता है उस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साइड पे दो ब्रैकेट्स होती हैं और कोमे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात है ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत क्या पेश आई थी। लेट्स सपोज करो यार मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये ग्राफ था, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, लेकिन मुझे बताओ, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुझे ये बताओ ग्राफ में ये पॉइंट कौन सी जगह पे है। आप मुझे कैसे बताओगे? आप नहीं बता सकते। तो उसको बताने का तरीका है, उसको बताने का क्या तरीका है कि मुझे देखो एक्स एक्सिस पे वो कितने नंबर पे है पॉइंट, देखो ये 1 है, ये 2 3 4 लिखी हुई है, यहाँ पे 1 2 3 4 वाई एक्सिस पे लिखी है, तो 1 पे है ना, तो इसका मतलब ये 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 3। इसका मतलब हमारे पास ये 1,3, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पहले आता है, वाई एक्सिस बाद में आता है, और साइड पे उस तरह ब्रैकेट्स, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो ऑर्डर्ड पेयर किस लिए यूज होता है? ग्राफ के अंदर ये बताने के लिए कि पॉइंट कहां पर है। बात समझ आ गई? पहला वाला जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है और बाद वाला जो एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है। क्लियर? तो इस तरह के आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये आपको एक ऑर्डर पेयर दिया गया, ये आपको एक और ऑर्डर पेयर दिया गया, आपको कहा जाता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो देखो ये एक्स वाला ऑर्डर पेयर एक्स वाले के इक्वल होगा, वाई वाला ऑर्डर पेयर वाई वाले के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं यहां पर 2x, ये मैंने लिखा 2x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? ये देखो 2 1 से कट जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बनी? x इज इक्वल्स टू 3। बात समझ आ गई? ओके। उसके बाद अब हम y वाला पार्ट y के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। अब देखो x की वैल्यू तो मेरे पास है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इक्वेशन 1 में तो हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी? 3, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 3 प्लस था ना, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई? 3, y की वैल्यू आ गई -1। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन आपको इस तरह का आ सकता है कि ये देखो, ये मेरे पास एक सेट A है, सेट B है, तो आपको कहा जाएगा कि इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाएं। तो हम लिखेंगे A क्रॉस B, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल्स टू, ये वाली ब्रैकेट्स आएगी, आपने ऐसा करना है कि A वाला जो सेट होगा उसका एक एलिमेंट को पहले B के सारे एलिमेंट्स के साथ करना है, ऑर्डर पेयर बनाना है, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ सारों के साथ पेयर बनाना है, ठीक है। इस तरह करके तो मैं बनाता हूं, अभी देखो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले A सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो यहां पे लिखेंगे 1 को हम A से करेंगे तो कोमा A आ जाएगा। ये मेरे पास एक आ गया ऑर्डर पेयर। फिर 1 को B के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कोमा B। उसके बाद 1 को C से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कोमा C। उसके बाद अब 1 को खत्म हो गया, सारों के साथ कर लिया, 2 वाले को करते हैं, सेकंड जो एलिमेंट है। 2 को A के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोमा A। उसके बाद 2 को B से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोमा B। उसके बाद 2 को C से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 कोमा C। तो मुबारक हो, आपके पास 2 सेट्स है और आपको कहा गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लो। इस तरह करके आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी रिलेशन होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने आपको लेना सिखाया, तो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसके जितने सबसेट्स होते हैं उनको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बात समझ आ गई? लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि ये 2 सेट्स हैं और आप इनके बाइनरी रिलेशन लिख के दिखाएं, तो हम कैसे लिखेंगे? तो बाइनरी रिलेशन लिखने से पहले हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना आपको अभी मैंने बताया, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 1 को 1 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 को 2 से करेंगे, 1 कोमा 2। उसके बाद 1 को 3 से करेंगे, 1 कोमा 3 आ गया। उसके बाद 2 को स्टार्ट करेंगे, 2 कोमा 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2 को 2 से करेंगे, 2 कोमा 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 3 से करेंगे तो 2 कोमा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके सबसेट्स बनाओ, तो जितने सबसेट बनाओगे वो आपके पास एक रिलेशन होगा।
तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि R1 मतलब R रिलेशन पहला रिलेशन है, सबसेट बना लो यार इसका 1,1, ठीक है। तो ये इसका एक सबसेट हुआ ना, ये रिलेशन है। और कोई बनाना है, चलो और कोई बना लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ 1,1,1,2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और रिलेशन आ गया। एक और बनाना है R3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5। क्यों 5 क्यों लिखा है? याद करो जब मैंने आपको सबसेट पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि जो सबसेट 5 होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। बात समझ आ गई? तो इसलिए ये भी एक रिलेशन होगा। इसी तरह एक और बनाते हैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2,1 और 2,2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और रिलेशन आ गया। जितने चाहे आप बना सकते हो रिलेशंस। तो सबसेट आपको बेसिकली पता है क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ रहे होते हैं। तो देखो इसके सारे एलिमेंट्स, ये वाले दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो ये इसका सबसेट हुआ। बात समझ आ गई? तो इन शॉर्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लेते हैं उसके जो सबसेट्स होते हैं उसको हम रिलेशन कहते हैं। क्लियर? ओके, तो उसके बाद हम ये सीखेंगे कि रिलेशन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो ये हमें दो सेट्स दिए गए थे ना, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो याद रखना कि डोमेन और रेंज कार्टेशियन प्रोडक्ट की नहीं होती, रिलेशन की होती है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोई रिलेशन बना लेते हैं। तो मैं कहता हूं लेट्स सपोज R इज इक्वल टू, यानी R कोई बाइनरी रिलेशन है, कोई सा इसका सबसेट बना लो अपनी मर्जी से। मैं कहता हूं 1,1, ठीक है, 1,3, ठीक है, उसके बाद 2,2, उसके बाद मैं लास्ट वाला उठा लेता हूं 2,3, ठीक है। ये मैंने एक सबसेट बना लिया इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब डोमेन और रेंज इसकी होगी। तो याद रखना जो डोमेन, और हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डोमेन ऑफ R, ठीक है। इस R रिलेशन की हम यहाँ पे डोमेन लिखेंगे और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेंज, ठीक है। R इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसकी रेंज लिखेंगे। तो याद रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी रिलेशन के अंदर, ठीक है, रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एक्स वाले होते हैं, वो रेंज होती है। सॉरी, फर्स्ट वाली डोमेन होती है, सेकंड वाली रेंज होती है। तो ये देखो फर्स्ट वाला, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आओ फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे फिर 1 है। 1 एक ही दफा आएगा, रिपीट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो फर्स्ट पे यहाँ पे भी 2 ही है, इसका मतलब इसकी डोमेन यही बनेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सेकंड वाले एलिमेंट की, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट था, ये सेकंड वाला, सेकंड में क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाला एलिमेंट हमने रेंज के लिए देखना है, तो सेकंड वाला 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाला 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकंड वाला फिर 3, ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा। तो कहने का मकसद है रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में जो एक्स वाले पार्ट होते हैं ना, जो फर्स्ट वाले पार्ट होते हैं वो डोमेन होती है, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है, सेकंड वाला पॉइंट होता है, वो रेंज होती है। क्लियर? इस तरह करके हम रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। याद रखना डोमेन और रेंज कार्टेशियन प्रोडक्ट की नहीं होती, रिलेशन की होती है। क्लियर? ओके, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, उसकी हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल में क्या गया क्वेश्चन में, ये एक ए सेट है, बी सेट है, आपने एक बाइनरी रिलेशन उसने ये दिया है R इज इक्वल टू A, B, और इसके अंदर सारे जो रिलेशन के अंदर वो वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें A लेस देन B है, ठीक है। तो हमने करना क्या क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला हम पार्ट करते हैं A वाला, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। रिलेशन जब भी फाइंड करना हो तो A क्रॉस B पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लो, उसके बाद हमें आसानी होती है रिलेशन के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 को पहले सारों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1, उसके बाद 1,2, उसके बाद 1,3, ठीक है। अब मैंने 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 को 1 से, ठीक है, और उसके बाद 2 को 2 से, और उसके बाद 2 को 3 से। समझ आ गई? तो ये क्या कर दिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद अब रिलेशन क्या है, R, तो मैं यहां पे लिखता हूं R इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, देखो ये पहले वाला एलिमेंट उसने कहा है A, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो उसने कहा है B, तो इसके अंदर A क्रॉस B में से वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें A इज लेस देन B, यानी A की वैल्यू कम है B से, यानी फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड से छोटा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाले पार्ट के इक्वल है, दोनों 1 है। यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाले पार्ट से लेस है, इसका मतलब हमारे रिलेशन में ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट 1 है, दूसरा 3rd है,
तो इसका मतलब ये भी लेस है फर्स्ट पार्ट सेकंड से, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये देखो फर्स्ट पार्ट ग्रेटर है सेकंड से, ये नहीं आएगा। सेकंड दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेस है सेकंड पार्ट से, इसका मतलब कि ये भी हमारे रिलेशन में आएगा। तो यही हमारे रिलेशन का फर्स्ट पार्ट था ए वाला, कि फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स, कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इससे हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लिए अपने रिलेशन के। क्लियर। और उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, डोमेन और रेंज फाइंड करो, तो आर की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डोमेन ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू। तो डोमेन आपको पता है रिलेशन के अंदर जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ पे पहले वाला पार्ट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमने इसकी डोमेन फाइंड कर ली। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 3 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सेकेंड वाला पार्ट 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट 3 है, तो 3 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो सेकंड वाला जो पार्ट था हमारे क्वेश्चन का ये भी हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया। अब थर्ड रह गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज समझने की है, क्या 1R3 या 2R2, इसका क्या मतलब है 1R3, इसका ये मतलब है कि 1,3 ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्या ये बिलोंग करता है इस रिलेशन के अंदर, क्या ये इस रिलेशन के अंदर है। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास रिलेशन बना था आर वाला, तो 1,3 इसके अंदर है ना, तो हम कहेंगे कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है। क्लियर। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है 1R3, इसका मतलब 1 इज रिलेटिव, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 3 बाय R, हम इसको ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब सेकंड जो उसने पूछा है 2R2 वाला, 2R2, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये 2,2 क्या इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो देखो 2R2 है इसके अंदर, 2,2 है इसके अंदर, नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2 बाय R। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, ये 2R2 इस तरह लिखा था ना, इसके ऊपर इस तरह करके लाइन डाल देंगे। इसका मतलब है 2 इज नॉट रिलेटेड टू R, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2 बाय R। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब लेट्स सपोज हम अपनी जो हमारे क्वेश्चन की दूसरी वाली एग्जांपल है वो सेकंड एग्जांपल करते हैं। आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। आपको कहा गया है कि इस सेट्स का एक रिलेशन लिखें, ठीक है, जिसके अंदर इफ ए इज प्रोड्यूस्ड बाय बी, ठीक है, यानी ए जो चीज है वो बी से बनती हो। तो हम लिखते हैं, हमारे रिलेशन का नाम क्या आर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आर। ठीक है, और रिलेशन में आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अच्छा, अब देखो एक एक करके हम चेक करते हैं, क्या फर्स्ट वाली चीज सेकंड से प्रोड्यूस होती है, अगर प्रोड्यूस होती है तो वो रिलेशन में आ जाएगा। तो एग्स, क्या एग्स काउ से प्रोड्यूस होते हैं, नहीं। क्या एग्स गोट से प्रोड्यूस होते हैं, नहीं। क्या एग्स हैन से प्रोड्यूस होते हैं, एक्सीलेंट, एग्स तो हैन से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आ जाएगा एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद एग्स हो गए, मिल्क की बारी है, मिल्क काउ से प्रोड्यूस होता है, यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिल्क और यहाँ पे लिखेंगे काउ। ठीक है, उसके बाद मिल्क गोट से प्रोड्यूस होता है, यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिल्क और कोमा कर देंगे, सॉरी यहाँ पे कर देंगे गोट। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा बन गया। उसके बाद मिल्क हैन नहीं, कॉर्न तीनों से नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हमारा रिलेशन बन गया। क्लियर। तो क्वेश्चन में जितना कहा गया होता है उतना ही हम करते हैं। इसमें हमें उसने डोमेन का, रेंज का नहीं पूछा, जस्ट उसने कहा था रिलेशन लिखो आप, बस तो हमने रिलेशन लिख दिया। ओके, उसके बाद ये हमारे पास थर्ड ही हमारी एग्जांपल है, फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम। ये हमारे पास दो उसने सेट्स दिए गए हैं, तो हमें कहा गया कि इसके बाइनरी रिलेशंस लिखो। तो हम यहाँ पे पहले सेट लिख लेते हैं कि ये 0,1 के इक्वल है, और जो बी हमारे पास सेट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, पहला 0 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,1। उसके बाद 1 को इसे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेशंस बनाएंगे। तो रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन उसने कहा ऑल रिलेशंस बनाओ। सबसे पहला रिलेशन आपको पता है 5 होता है, किसी भी सेट का जो सबसे पहला सबसेट होता है वो 5 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला सबसेट आ गया, अब ऑल फाइंड कर देना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला आ गया 5, उसके बाद दूसरा क्या होगा मेरे पास, दूसरा हो जाएगा 0,1, दूसरा सबसेट हो गया। उसके बाद R3 इज इक्वल टू, ये वाला बना लेता हूँ 1,1। ठीक है, तो ये तीसरा सबसेट हो गया। उसके बाद चौथा आ जाएगा मेरे पास ये पूरा सेट। ठीक है, 0,1, ठीक है, और 1,1।
तो ये क्या किया हमने, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमने उसके क्या किए, रिलेशंस बना लिए, ठीक है। जितने सबसेट में इसके 4 ही सबसेट्स बनते थे, तो ये हमने इसके सबसेट बना लिए, रिलेशंस बना लिए। क्लियर? ओके, उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशन ऑन अ सेट। ये क्या होता है, ये एक यानी कि सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो ना, उसका जो सबसेट होता है उसको हम कहते हैं ये उसी सेट का रिलेशन है। लेट्स सपोज ये देखो हमारे पास एक सेट था 1,2, ए एक सेट था, ठीक है। तो मैंने इसी का लेना है, इसी का रिलेशन बनाना है सेम सेट का। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ अपने पास, ठीक है। ये ब्लैक से 1,2 ये मैंने लिख लिया ताकि रिलेशन लिखने में मुझे आसानी हो। उसके बाद ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं हम। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 को 1 से करेंगे, पहले 1,1 आ जाएगा, उसके बाद 1,2 आ जाएगा, उसके बाद 2,1 आ जाएगा, और उसके बाद 2,2 आ जाएगा। तो ये हमने ए क्रॉस ए बना लिया। अब इसका कोई सा भी रिलेशन हम बना लेते हैं ना, तो वो बन जाएगा। तो हम क्या रिलेशन बनाए इसका, ये मेरे पास आर एक रिलेशन है, ठीक है, और इसका कोई सा भी सबसेट, तो मैं ले लेता हूँ 1,1, ठीक है, और 1,2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। इन शॉर्ट ए क्रॉस ए का जो सबसेट होता है उसको हम कहते हैं उसी सेट का रिलेशन। यानी कि अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम ए क्रॉस बी का ले रहे थे, यहाँ पे आपने उसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, उसका जो सबसेट बनेगा उसको हम रिलेशन कहते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिफाइन अ रिलेशन। यानी एक रिलेशन आपने लिखना है ऑन ए, यानी इस सेट के ऊपर आपने एक रिलेशन लिखना है एज ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि इसके अंदर वो वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे और ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड को डिवाइड करता हो, ए बी को डिवाइड करता हो। बात समझ आ गई? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 और 4, यानी कि ए मैंने सेट दोबारा लिख लिया, ठीक है। अब रिलेशन ऑन ए है, ये बात समझ आ रही है। ए क्रॉस बी नहीं होगा, सेट ही एक है, तो ए क्रॉस ए का आपने रिलेशन लिखना है, तो इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, यानी एक ही सेट के ऊपर रिलेशन है। तो हम यहाँ पे अब रिलेशन का नाम उसने क्या बताया है, आर बताया ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसके अंदर सारे नहीं आएंगे, फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड को डिवाइड करता हो। तो फर्स्ट वाले पार्ट के टेबल में हम देखेंगे दूसरे वाला पार्ट आता है, तो 1 के ऊपर 1 के टेबल में 1 आता है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब आ जाएगा ये इसको डिवाइड करता है। 1 के टेबल में 2 आता है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसी तरह 1 के टेबल में 3 भी आता है और 1 के टेबल में 4 भी आता है, तो ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,2, ठीक है। 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 4 आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2,4। बात समझ आ गई? उसके बाद 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है, तो हम लिखेंगे 3 1s are 3 होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3,3 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता। उसके बाद रह गया 4 के टेबल में 1 भी नहीं आता, 4 के टेबल में 2 भी नहीं आता, 4 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 4 के टेबल में 4 आता है। कितने साल आता है? 4 1s are 4 आता है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन था, एग्जाम्पल थी, ये हमने यहाँ पर रिलेशन लिख दिया। समझ आ गई बात? उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ई, यानी हमने एक रिलेशन लिखना है जिसका नाम ई है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर सेट है और इसके ऊपर हमने एक रिलेशन लिखना है जिसका नाम ई है। और आगे क्या है क्वेश्चन में, फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू जी, मतलब एम पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है, एन पहले वाला बाद वाला सेकंड उसका है, तो इसके अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, m-1 इज इवन, यानी कि इसके अंदर वो वाले सिर्फ ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन ई के अंदर जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो इवन नंबर आए, m-n इज इवन, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है क्या, इज 0 ई 0, मतलब इसका 0 ई 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्या 0,0 बिलोंग करता है ई रिलेशन से। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट को सेकंड वाले पार्ट से माइनस करें तो क्या आता है, 0 में से 0 क्या 0, तो 0 इज अ इवन नंबर, तो यस हम कहेंगे यस कि क्या है, ई बिलोंग्स टू ई, 0 इज रिलेटेड टू 0 बाय ई। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्या, 5e2 इज 5e2, तो हम लिखते हैं 5, ये e आ गया और ये 2 है, ठीक है। तो अब ये 5e2 को क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला पार्ट आ गया 5, सेकंड वाला 2 आ गया, बिलोंग करता है e से। तो क्या ये e से बिलोंग करता है, 5 में से 2 को निकालो क्या बचता है 3, तो ऑड नंबर आ गया, हमने क्या सब्ट्रैक्ट करें तो इवन आना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, ये इससे बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट रिलेटेड विद 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पर,
5 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इज 6, तो ये क्या ऐसे लिखने होगा 6, ये अब ये तो उसने सामने सामने लिखा हुआ है ना, देखो थर्ड वाला 6 और 6 में से 6 निकाले तो क्या बचता है 0, तो 0 बचता है ना, तो 0 तो एक इवन नंबर होता है, तो यस हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास थर्ड वाला ये वाला है ये इससे बिलोंग करता है। उसके बाद ये इज़ क्या -7 -1 और 7 बिलोंग करते हैं इसे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, -1 में से 7 को माइनस करें तो क्या बचता है -8। यस, -8 एक इवन नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये -1 7 इज़ रिलेटेड टू ई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कहता है, प्रूव दैट फॉर एनी इवन इंटीजर एन, यानी एन कोई इवन नंबर है। ठीक है, तो एन ई ज़ीरो ये बिलोंग करता है इस ई रिलेशन से। ठीक है, तो एन ई ज़ीरो का क्या मतलब है, एन इसका मतलब है एन कोमा ज़ीरो और ये बिलोंग करता है ई के अंदर से। आप प्रूफ करके दिखाओ, तो इस एन की जगह मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, तो 0 करता हूँ, तो 2 में से 0 गया तो क्या आया 0, तो वो बिलोंग करेगा ई में से। इस एन की जगह मैं कोई और नंबर लेता हूँ, ऑड नहीं ले सकता क्योंकि उसने कहा यहाँ पे इवन इंटीजर, तो मैं 4 लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ बिलोंग्स टू ई, तो देखो 4 में से 0 गया तो वो भी 4 ही आता है। ठीक है, तो इवन नंबर आया ना, तो वो भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है हैंस प्रूव दैट कि ये n इज रिलेटेड टू 0। ठीक है, कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियर, हैंस प्रूव दैट। तो उसके बाद अब हम ये सीखेंगे कि हम रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम कोऑर्डिनेट डायग्राम कहते हैं या ग्राफ भी कहते हैं। तो कैसे करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं A 1 2 3 B इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हमारे पास एक रिलेशन है R फ्रॉम A टू B, यानी A क्रॉस B इज डिफाइंड एज, ये रिलेशन है हमारे पास, इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो जो पहले वाले पार्ट हैं वो एक्स एक्सिस के लिए होते हैं, आपको पता है। तो पहले वाले कौन कौन से देखो नंबर्स हैं मेरे पास, एक 1 है 2 है और 2 है और 3 है, तो 1 2 3 आएगा। तो ये वाला जो होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ये 0 होता है, ये 0 आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 2 आ गया और उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब y वाले देखो, एक मेरे पास y है, एक x है, y और x है, तो दो ही हैं, एक y है और एक x है, तो मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के अंदर। तो पहला पॉइंट कहाँ पे है, x पे y है और y के ऊपर y एक्सिस पे y है, तो x एक्सिस पे क्या है 1, तो 1 ये आ गया और y एक्सिस पे ये है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद 2x है, x एक्सिस पे 2 है तो x एक्सिस पे ये 2 आ गया और y एक्सिस पे x है तो x ये है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे y है, तो ये यहाँ पे आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 3 देखो, ये x एक्सिस पे 3 आ गए और x y एक्सिस के ऊपर है, ये y एक्सिस है, ये 3 ये x है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। तो इस तरह करके हम रिलेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हम ग्राफ बनाते हैं। अब जो सेकंड मेथड है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, देखो क्वेश्चन हमारे पास एक ए सेट है ए और दूसरा सेट है बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओवल से बनाते हैं दो करके, ये एक ओवल हमने बना लिया और यहाँ पे हम एक और ओवल से बनाते हैं, ये हमने दूसरा ओवल बना लिया, इसको हम कहते हैं ये सेट ए है और ये वाला इसको हम कहते हैं कि ये सेट बी है। ठीक है, उसके बाद सेट ए के अंदर उसके एलिमेंट्स लिखो, 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद सेट बी के अंदर उसके एलिमेंट्स लिखो, एक्स और वाई है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा वाई। ठीक है, अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये लिखा हुआ है आपके पास। तो क्या है आपके पास रिलेशन 1 और y, तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास y है, तो इसको इस तरह करके हमने एरो लगा देना है। उसके बाद दूसरा क्या है 2 और x, तो ये मेरे पास 2 है और ये x है, तो इसको इस तरह करके हमने एरो लगा देना है। उसके बाद 2 और y है, तो ये 2 है और ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास 3 और x, तो ये 3 है और ये x है, तो इस तरह करके हम लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम इसके ऊपर इधर रिलेशन, क्या रिलेशन का नाम है r, यहाँ पे रिलेशन का नाम लिख लेते हैं। तो इस तरह करके जो हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। उसके बाद आता है हमारे पास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का थर्ड मेथड, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मैट्रिक्स में हम रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हमारे पास दो सेट्स होते हैं ए और हमारे पास दूसरा सेट होता है बी। तो जो फर्स्ट वाला सेट होता है ना, उसके एलिमेंट्स को 1 2 3, उसको एलिमेंट्स को हम ऐसे करके लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3,
बात समझ आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ये ब्रैकेट लगाई, और सेकंड हम क्या करते हैं, जो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको इधर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। बात समझ आ गई। और उसके बाद यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट्स लगा लेनी है, ठीक। और इज इक्वल्स टू मैं कर लेता हूँ m का मतलब है कि उस रिलेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब हमने इसके अंदर लिखना है, यहाँ पे 1 0 हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली क्या 1 और x, क्या इस रिलेशन के अंदर 1 और x है? अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दो। उसके बाद 1 और y, क्या इस रिलेशन के अंदर 1 और y है ना, तो यहाँ पर अब 1 लिख दो। क्लियर? ओके। अब 2 और x, क्या इस रिलेशन के अंदर 2 और x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। अब आगे 2 और y, क्या इस रिलेशन के अंदर 2 और y है ना, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। उसके बाद 3 और x, क्या इसके अंदर 3 और x है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ये है। उसके बाद 3 और y, क्या इस रिलेशन के अंदर 3 और y है? नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो इस तरह करके हम मैट्रिक्स में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर वो एलिमेंट इसके अंदर है तो हम उधर 1 लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम वहाँ पर 0 लिखेंगे। क्लियर? ओके, उसके बाद आता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का लास्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें क्या होता है, इसमें देखो हमारे पास एक ही सेट होता है, ऊपर वाले मेथड्स में 2 सेट्स थे, यहाँ पर एक ही सेट होता है। देखो अब क्या है, ए सेट 0 1 2 3, तो जितने पॉइंट्स हैं ना, जितने एलिमेंट्स हैं, इसके जितने अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे आपने उतने पॉइंट्स बना देने। 0 1 2 3 4 है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 डॉट्स बनाते हैं। एक डॉट हो गया, ये दूसरा डॉट हो गया, ये तीसरा डॉट हो गया, और यहाँ पे ये चौथा डॉट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने इनके ऊपर लिख देना है कि ये वाला 0 है, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, और ये वाला 3 है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना होता है, जस्ट लाइंस बनानी होती हैं। तो लाइंस बनाने के लिए देखो आप यहाँ पे रिलेशन की 0 के ऊपर, तो इसका मतलब 0 के ऊपर यहाँ पर लूप लगेगा। उसके बाद 1 से लाइन जाएगी 3 तक, तो ये था 1, यहाँ से लाइन आ गई 3 के ऊपर। उसके बाद 2 से लाइन जाएगी 1 के ऊपर, तो ये 2 था, यहाँ से लाइन आई 1 के ऊपर। उसके बाद 2 से लाइन जाएगी 2 के ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर इसका लूप लग जाएगा, तो ये 2 से लाइन स्टार्ट हुई 2 के ऊपर आ गई, इसको लूप लग गया। उसके बाद 3 से लाइन जाएगी 0 के ऊपर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 है और यहाँ से ये 0 है, तो यहाँ पे इसके ऊपर लाइन आ गई। 3 से लाइन जाएगी 1 के ऊपर, तो ये 3 है और ये 1 था, इसके ऊपर लाइन लगा दी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ऊपर वाले जो मेथड हमने पढ़े हैं इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम, और इसको हम ग्राफ बनाते हैं, कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ। इस तरह करके 4 मेथड्स हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? ओके, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख कर दिखाओ इस रिलेशन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, अब आपको पता है रिलेशन में मैट्रिक्स में जहाँ पे 1 होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन के अंदर आ रहा होता है, तो यहाँ पे 1 है ना, इसका मतलब ये 1 और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा इस रिलेशन के अंदर। ये 0, अब 1 वाले आपने देखने हैं, तो ये x पे 1 है, y पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये क्या है, यहाँ पर 2 वाली साइड पे 1 है और यहाँ पे 1, 2 और 1 आ जाएगा फिर हमारे पास 2,1। ठीक है, उसके बाद ये देखो 3 वाली पे रो में है 3 और यहाँ से 2 आ गया, तो ये 3,2 हो गया। उसके बाद यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो ये हमने क्या किया कि ये हमने रिलेशन लिख लिया। ठीक है, और अगर आपको सेकंड पार्ट क्या है इसके, इसी का आप क्या करके दिखाओ, डायरेक्टेड ग्राफ बना के दिखाओ। तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमारे पास सेट के। ठीक है, तो 1 2 3, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं ये एक, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी, तो इसको मैं कहता हूँ 1, इसको कह लेता हूँ 2 और इसको कह लेता हूँ 3। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट लाइंस बनानी है। तो 1 से 1 के ऊपर है तो इसका मतलब इसके ऊपर लूप आ जाएगा। 1 से 3 के ऊपर है तो ये 1 था और ये 3 है तो ये आ गई। उसके बाद 2 से 1 के ऊपर है तो ये 2 था और ये आ गई 1 की। उसके बाद 3 से 2 के ऊपर है तो ये 3 था, ये 2 है, इसके ऊपर आ गया। उसके बाद 3 से 3 के ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का लूप लगेगा। तो ये हमने इसका डायरेक्टेड ग्राफ भी बना लिया, मैट्रिक्स दिया हुआ था और रिलेशन भी लिख लिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।